हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेसन में। दोस्तों यह हमारा चौथा लेसन है एमपीटीटी ग्रेड 3 एनवायरनमेंट वाले पार्ट का। तो दोस्तों आज के लेसन में हम कवर करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे संसाधन और रिसोर्सेस। यह हमारे एमपीटीटी के एनवायरनमेंट वाले पार्ट का टॉपिक है, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, नवीनीकृत और अनवीनीकृत स्रोत। तो दोस्तों हम इन्हें विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। दोस्तों पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संसाधन, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या कहलाते हैं तो हम उसे समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम पहले से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे समझाएंगे। तो देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन कहलाता है या बनता है जब वह मानवीय सेवा करता हो। तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी हमें दिखता है हमारे आसपास, कोई भी वस्तु जो हमें आसपास दिखती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है, जिसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास जल है तो हम उसे पीने के लिए उपयोग करते हैं, खेती के लिए उपयोग करते हैं। हमारे पास मृदा है तो हम उसमें रहने के लिए उपयोग करते हैं, मिट्टी में हम फसल उगाते हैं। वहीं हम बात करें पेड़ पौधों की तो हम उससे घर बनाते हैं, फल प्राप्त करते हैं, लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिससे हम क्या है, जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संसाधन कहलाता है। कोई भी तो इस प्रकार, और वह मानवीय सेवा के लिए हो। इसी संदर्भ में सन 1933 में जिमरमैन नाम के वैज्ञानिक ने तर्क दिया था कि अपने आप में ना तो पर्यावरण और ना ही उसके अंग संसाधन है, जब तक कि वह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। तो उन्होंने कहा कि ना तो पर्यावरण ही और ना ही उसके अंग, यानी कि उसके जो भी उसके अंतर्गत संसाधन आते हैं, वो तब तक मानवीय आवश्यकताओं की पूरी नहीं करते हैं तो वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। तो देखिए, कोई भी वस्तु जो प्रकृति से प्राप्त है यदि वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है तो उसे संसाधन के रूप में नहीं माना जाता। चलिए अब देखते हैं संसाधनों के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्सेस। तो देखिए, संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभाजित कर सकते हैं जो नीचे दिया गया है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, तो सबसे पहले जो हम डिवाइजेशन पढ़ते हैं वो है उत्पत्ति के आधार पर। तो जैविक और अजैविक, तो जैविक और अजैविक दो प्रकार के होते हैं। वहीं देखिए, समाप्तता के आधार पर, यानी कि उनकी उपलब्धता के आधार पर, या उनकी कि वो कब समाप्त हो सकते हैं। समाप्तता मतलब ये है कि वो हमेशा रहेंगे या एक कुछ समय के लिए रहेंगे। तो उसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के होते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर, यानी कि अपने हक अधिकार के आधार पर देखें तो एक व्यक्तिगत होते हैं, एक सामुदायिक होते हैं, तो वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं। विकास के आधार पर देखें तो विकास के आधार पर हमें चार प्रकार से बांट सकते हैं: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो इस प्रकार हम इन्हें विस्तार से समझेंगे दोस्तों अभी। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखते हैं। जैव संसाधन, ठीक है। तो वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैवमंडल में मिलते हैं, यानी कि बायोस्फीयर में मिलते हैं, जहां हम रहते हैं। तो वैसे संसाधन कौन से हैं? उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, प्राणीजात, पशुधन और आदि। तो मतलब वही सब संसाधन जिसमें जैविक गुण पाए जाते हैं। तो देखिए, वनस्पति, मनुष्य, मछलियां, ये पशु पक्षी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं अजैविक की बात करें तो वैसे संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं, यानी कि जिनमें कोई भी प्रगति नहीं होती है, उनके विकास नहीं होते हैं उनके जैविक रूप में, जैसे कि उनके प्रजनन नहीं होता है और वे सांस नहीं लेते हैं, इस प्रकार की। तो जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि, तो ये सब क्या है? निर्जीव हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं समाप्तता के आधार पर, यानी कि उनके खत्म होने के आधार पर। तो इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, तो देखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जंतु आदि, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो चित्र बना हुआ है, इसमें ये चित्र बना हुआ है पवन चक्की का, सॉरी ये वाला पवन चक्की का है, ये वाला जो है पेट्रोलियम का है। तो इस प्रकार जो है ये चित्र बने हुए हैं।
चलिए ये जो है सोलर पैनल वगैरह बने हुए हैं। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन, तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसे संसाधन कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, धातु। तो देखिए जो नवीकरणीय होते हैं उन्हें हम पुनः से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी एक बार समाप्त हुए हम उसे पुनः उत्पादित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सौर ऊर्जा, तो जो सूर्य है उससे जो किरणें निकलती हैं उससे हम क्या करते हैं, उससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये ऊर्जा इससे निरंतर निकलती रहती है सूर्य से, तो हम इसे निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। ये सामान्यतः असीमित है, यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होगी। वहीं इसी प्रकार पवन ऊर्जा है, तो ये भी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी में जब तक वायु का गमन रहेगा हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये जो है कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अनवीकरणीय स्रोत, यानी कि जैसे ये क्या दिया था इसमें जीवाश्म के अंतर्गत क्या आता है, पेट्रोलियम आता है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस आती है, इसके अंतर्गत डीजल वगैरह ये सब जो होते हैं, जो भी हमें भूमि के अंदर से प्राप्त होते हैं वे प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, जैसे कोयला हो गया, ठीक है ना, कोल हो गया, तो ये सब संसाधन। तो देखिए ये क्या है, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। इनका एक निश्चित जो है संचित भंडार है पृथ्वी के अंदर, जो कि कभी ना कभी समाप्त होगा। और यदि इनके बनने की प्रोसेस कहें तो ये करोड़ों साल में जो है तैयार हो पाते हैं। तो इस प्रकार ये अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि इन्हें पुनः से प्राप्त करना लगभग असंभव है। चलिए अब देखते हैं इसी के बारे में आगे। इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं इनमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका नवीकरण करना असंभव होता है। इसमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जा सकता है, जैसे कि धातु। तो पुनः चक्रीय से मतलब ऐसा है कि जैसे कोई धातु है, मान लीजिए अभी उसका कोई फर्नीचर बना हुआ है, कोई हमने उसका जो है प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम उसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं, यानी कि जब खराब हो जाए, टूट जाए, तो मतलब एक तरह से हम उसका चक्रीय रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनका हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, जैसे कि जीवाश्म, यानी कि देखिए जैसे पेट्रोल का एक बार उपयोग हुआ तो हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस है वो एक बार खत्म हुई तो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार ये संसाधन जो होते हैं ये एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर, यानी कि हक अधिकार की बात पर देखें तो एक होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, तो मतलब ऐसे संसाधन जो एक व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि उन संसाधनों पर उसका व्यक्तिगत अधिकार होता है, वह चाहे उनका जिस प्रकार उपयोग करे। तो इस पे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे किसान की ज़मीन, तो कि जो किसान की पट्टे की ज़मीन होती है वह किसान की होती है, वह चाहे तो उसमें खेती करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो वो किसी को किराए पर दे दे, चाहे तो बेच दे, तो वो उसके स्वामित्व की है। उसके अलावा जो घर होता है वो भी इसी की श्रेणी में आता है। अब देखिए सामुदायिक संसाधन, तो वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। उदाहरण के लिए चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान आदि। तो देखिए इनसे आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर एक समुदाय या एक समाज का अधिकार होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। तो जैसे चारागाह है, तालाब से जितने भी सामाजिक व्यक्ति होते हैं वो अपना उपयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं। पार्क में कोई भी घूमने जा सकता है, शमशान, कब्रिस्तान आदि। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो कि वहाँ की सरकार होती है, सत्ता होती है, वो उसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। उदाहरण के लिए सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि किसी प्रकार के भी संसाधन जो सरकारी स्वामित्व के होते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखते हैं, तो वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे संसाधन के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं, तो किसका लेते हैं, समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। उसके आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए ये भारत है और ये भारत से 200 किलोमीटर की दूरी तक जो है समुद्री क्षेत्र में
भारत का अधिकार होगा, वहाँ पर जो भी संसाधन मिलेंगे वो भारत के कहलाएंगे। लेकिन इसके आगे का क्षेत्र जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संपदा कहला जाता है, अर्थात उस पर सभी राष्ट्रों का या पूरे देशों का, पूरी दुनिया का अधिकार बराबर होता है। तो इस प्रकार किसी देश की सीमा से 200 किलोमीटर तक की समुद्री सीमा के क्षेत्र को उसी देश की संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो देखिए, विकास के आधार पर हम ऐसे बता सकते हैं कि जो संसाधन होते हैं उनका किस स्तर पर विकास है, यानी कि वो अभी प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस प्रकार से भी इसे देखा जाता है। जैसे कि संभावी संसाधन, तो किसी भी देश या क्षेत्र के कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, इसे संभावी संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे संभावी संसाधन, मतलब कि यहाँ पर इनके लिए कार्य किए जा रहे हैं, इनकी संभावना है। इसके अलावा जैसे कि पेट्रोलियम के जो हमारे यहाँ बात चलती रहती है कि पेट्रोलियम के हमारे यहाँ जो है इनके संसाधन हैं, इनके जो हैं हमें भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी संभावी हैं, इनकी संभावनाएं हैं। विकसित संसाधन, तो वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। तो देखिए, विकसित में क्या है, विकसित जो संसाधन होते हैं उसमें यह कहा गया है कि हमने उनका प्रॉपर जो है हमने ये आकलन कर लिया है कि ये कहाँ पर हैं, किस श्रेणी के हैं और इनकी क्या गुणवत्ता है, मतलब कि हम उनकी गुणवत्ता भी जान चुके हैं और उनकी जो है श्रेणी जान चुके हैं, मात्रा जान चुके हैं, मतलब कि हमें उनके बारे में एक निश्चित आंकड़े प्राप्त हैं, तो वे कहलाते हैं विकसित संसाधन। अब देखिए, भंडार, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो होते हैं लेकिन उनका सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन, अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। तो देखिए, भंडार का ऐसा अर्थ है यहाँ पर कि हमें मालूम है कि उनके भंडार हैं, इस स्थान पर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उनका उपयोग किस प्रकार करें। मान लीजिए ज़मीन के अंदर कोई भी खजाना है, मतलब कि कोई भी भंडार है, संसाधन है, लेकिन ना तो हम उसे निकाल पा रहे हैं, या निकाल पा रहे हैं तो हम उसे किस प्रकार उपयोग करेंगे, मानव उपयोगी के लिए या दुनिया के लिए, वो हमें नहीं पता है। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहलाते हैं? भंडार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन जो ईंधन है वो ऐसे संसाधन हैं जिनके उपयोग की अभी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई है। चलिए अब देखते हैं संचित कोष, तो यह भंडार का ही हिस्सा होता है। इसमें उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी वह सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रही। उदाहरण के लिए नदी के जल से पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यह भी एक उसी का ही हिस्सा है भंडार का, लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि हम उसका एक लिमिटेड यूज कर पाते हैं। मान लीजिए कोई भी संसाधन है तो उसकी टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, लेकिन हम उसकी वैरायटी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम उसमें वो आयाम नहीं दे पा रहे हैं, हमें उसके सीमित उपयोग ही पता होते हैं। जैसे कि जो हम बांध बनाकर जो है हम क्या करते हैं, नदी के जल से बिजली बनाते हैं, तो हम एक सीमित आधार पर सिर्फ उससे बिजली बना पा रहे हैं, हमें उसके और आयाम नहीं पता है। तो ये कहलाते हैं संचित कोष। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं हमारे पास। तो इसमें हम देखेंगे जो भी धातुएं होती हैं, इसके अलावा जो अन्य संसाधन होते हैं जो प्रमुख रूप से हम दैनिक जीवन में देख पाते हैं। तो देखते हैं लौह अयस्क। देखिए डायग्राम में, तो जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये लगभग आपको पत्थर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये भी लोहा ही है। तो देखिए क्या होता है, लौह अयस्क को सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लौह अयस्क है ये क्या है, इसी से जो हमारी पूरी सभ्यता है वो विकसित हुई है। इसी से हमें जो है विभिन्न प्रकार के युद्ध और विभिन्न प्रकार के हथियार जो है तैयार हुए हमारे इतिहास में। इसके अलावा 2017 में भारत विश्व का लौह अयस्क उत्पादन में दूसरे नंबर पर था चीन के बाद। तो हम जो है लौह उत्पादन में दूसरे नंबर पे हैं वर्तमान में, चीन के पश्चात। भारत उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक राज्य प्रथम है, और भारत में उत्पादन की दृष्टि से हम किसी एक राज्य को देखें तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट। तो देखिए क्या है कि भारत में हेमेटाइट
Fe2O3 के सर्वाधिक भंडार हैं। तो सर्वाधिक भंडार किसके हैं? हेमेटाइट प्रकार के, ठीक है, जिसके आरोही क्रम क्या है कि सबसे ज़्यादा इसके भंडार कहाँ पर हैं? उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में। तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। वहीं भारत में मैग्नेटाइट टाइप का, वो हेमेटाइट था और ये क्या है? मैग्नेटाइट है, यानी कि Fe3O4, वो क्या था? O3 था, ये O4 है। कि सर्वाधिक भंडार जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। चलिए, भारत में लौह अयस्क की प्रमुख खदानें उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है। अब दूसरा हम खनिज देखते हैं, तो वो है मैग्नीज। मैग्नीज संसाधन की बात करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है जब हम ये जमीन से निकालते हैं। तो भारत विश्व में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से क्या है? 5वें स्थान पर है। यानी कि भारत में जो विश्व स्तर पर जो हमारा स्थान है वो है 5वां। भारत में संचित भंडारों की दृष्टि से देखें तो उड़ीसा का प्रथम स्थान है, और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो मतलब ये कि अगर हम बात करें कि संचित भंडार की, तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है भारत में? उड़ीसा राज्य में है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें, यानी कि जो हम उसे उपयोगी तौर पर निकाल पा रहे हैं, तो वे कहाँ पर निकलते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज उत्पादित होता है वो होता है बालाघाट जिले में। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इसके अलावा बात करें, मैग्नीज का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है, फोटोग्राफी में होता है, शुष्क बैटरियाँ यानी कि जो शुष्क बैटरियाँ होती हैं उनको बनाने में होता है, माचिस और चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट को आप जानते होंगे, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मतलब कि एल्यूमिनियम जो हम धातु प्राप्त करते हैं वो हमें बॉक्साइट से प्राप्त होती है। बॉक्साइट को हम शुद्ध करके एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो देखिए भारत में उड़ीसा संचित भंडार व उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो मतलब कि जो बॉक्साइट है उसके उत्पादन और भंडार दोनों ही मामले में हमारा उड़ीसा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके भंडार भी हैं और सबसे ज़्यादा ये उत्पादन भी होता है। और सबसे प्रमुख अगर हम इसकी खदान की बात करें तो कोरापुट खदान जो उड़ीसा में है वो जानी जाती है। पलामू और लोहरदंगा भी प्रसिद्ध खदानें हैं, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अब देखते हैं हम अब देखते हैं हम दूसरा जो हमारा खनिज है वो है तांबा। तांबा जो है, तांबे की बात करें तो तांबा कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये है तांबे की बात करें तो देखिए भारत में संचित भंडार की दृष्टि से राजस्थान और उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए जो भंडार हैं वो कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। और मध्य प्रदेश के कहाँ पर होता है? मलाजखंड स्थान में, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है। तांबे का उपयोग अगर हम देखें तो विद्युत उपकरणों में सबसे ज़्यादा होता है। इसके जो आपने देखे होंगे जो घरों में तार लगे होते हैं, वायर जो ये लाइट वाले होते हैं और जो अन्य वाले होते हैं कोई भी, उसमें जो है तांबे का उपयोग किया जाता है। भारत में कार्यरत 3 बड़ी जो कंपनियां हैं वो कौन है? हिंडाल्को, वेदांता और नाल्को। हिंडाल्को मतलब कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और वेदांता और नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इनके नाम हैं। चलिए अब देखते हैं सोना। तो सोना देखिए आप जानते होंगे सोना बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महंगी धातु है। इसका जो भारतीय समाज और संस्कृति में काफ़ी इसका महत्व है। लोग इसे शादियों के अवसर पर पहनते हैं और इसका समाज में विशेष महत्व होता है। चलिए अब इसके हम दूसरे महत्व की तरफ बढ़ते हैं और इसकी उपलब्धता पर भी देखते हैं। तो सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम है। और ये देखिए यह प्रश्न जो है यूपीटीईटी 2013 में आ चुका है। भारत में कर्नाटक राज्य की कोलार व हट्टी खदानें प्रसिद्ध हैं। तो भारत में वैसे देखा जाए तो सोने के भंडार ना के बराबर हैं, यानी कि यहाँ सोना नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ खदानों की बात करें तो भारत के कर्नाटक राज्य में कोलार व हट्टी खदानें प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो नदियाँ हैं जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है, महानदी है, इनके जो डेल्टा वाले हिस्से हैं वहाँ पर भी सोने के मतलब कि सोना पाया जाता है थोड़ा बहुत। विश्व में सोना उत्पादन की दृष्टि से चीन
और भंडार की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। तो अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है, वहीं भंडार की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। चलिए अब देखते हैं चांदी यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर क्या है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि जो लाइट होती है इसका सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होती है। और उसके बाद होता है तांबा। चांदी के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। तो जो चांदी है उसका सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान राज्य में होता है। भारत चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता क्यों है? क्योंकि हमारे देश में आभूषणों का एक अलग ही महत्व है। लोगों को शादी ब्याह व अन्य अवसरों पर इसे पहनते हैं और इसके अलावा यह हमारे सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। राजस्थान के जावर माइंस उदयपुर में इसका उत्पादन होता है। भारत में चांदी की 4 टकसालें हैं, यानी कि 4 टकसालें जो हैं हमारे यहाँ वो कौन कौन सी हैं? कोलकाता में है, हैदराबाद में है, मध्य प्रदेश में है और मुंबई में है। अब देखिए, अब हम देखते हैं हीरा जो कि दुनिया का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। हीरा यानी कि डायमंड। तो इसके बारे में देखते हैं। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। सबसे शुद्ध रूप किसका है? कार्बन का है और धरती पर सबसे कठोर तत्व माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदान से। तो आपने इसका नाम सुना होगा कोहिनूर हीरा का। ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हीरा था, जिसे अंतिम बार जो यहाँ से भारत से अंग्रेज लोग ले गए थे। वर्तमान में हीरे के सबसे अधिक भंडार अगर भारत में पाए जाते तो कहाँ है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। यहाँ पर हीरों की सबसे ज़्यादा संख्या है, मतलब कि यहाँ पर हीरे बहुत ही वर्तमान में हीरे जो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं तो वो पन्ना में पाए जाते हैं। नमक, सॉल्ट। तो भारत में कुल नमक उत्पादन का लगभग 2/3 समुद्री जल से उत्पादित होता है और शेष पानी की झीलों से और चट्टानों से प्राप्त होता है। तो जो भारत में जो नमक उत्पादन है उसमें जो 2/3 हिस्सा है वो हम कहाँ से बनाते हैं? समुद्री खारे पानी से। लेकिन इसके अलावा जो होता है वो कहाँ से बनता है? जो खारे पानी की झीलें होती हैं, इसके अलावा जो चट्टानें होती हैं वहाँ से भी बनता है। देश में सर्वाधिक नमक क्रमशः गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में बनाता है। कहाँ पर? गुजरात में, राजस्थान में और तमिलनाडु में। तो गुजरात क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है और तमिलनाडु भी, वहीं राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इसका जो है केमिकल नाम है। और सेंधा नमक जो होता है, जो काले कलर का थोड़ा सा होता है, भारत में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में प्राप्त होता है। वहीं इसके अलावा जो काला और लाल नमक है वो भी इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं ग्रेफाइट धातु। ग्रेफाइट धातु कुछ इस प्रकार की दिखती है। आपने देखा होगा जो आपकी पेंसिल होती हैं उनमें यही लगा होता है। इसके अलावा जो सेल होते हैं, सेल को अगर आप खोल के देखें, जो पुराने वाले सेल होते थे तो बीच में एक काले कलर की पट्टी लगी रहती थी, गोला कलर की, वो भी ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में और मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। देश में ग्रेफाइट के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उड़ीसा और केरल। तो यह जो है यह भी कार्बन का ही अपरूप है और यह जो होता है पेंसिल में, स्लेट बनाने में आदि में उपयोग में आता है। चलिए अब देखते हैं संगमरमर जो होता है यह क्या है? इमारती पत्थर है। तो जैसे प्रकार इमारती लकड़ी होती है उस प्रकार यह एक इमारती पत्थर है। इसका उपयोग भी घरों को बनाने में, सुंदरता के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट यानी कि जबलपुर, बालाघाट आदि में ये मिलते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं टंगस्टन की। तो टंगस्टन धातु की बात करें तो टंगस्टन यह कठोर, भारी और उच्च गलनांक वाली धातु है। तो यह धातुओं में सबसे श्रेष्ठतम जो है धातु है, सबसे वजनीली होती है, कठोर होती है और उच्च गलनांक की होती है। यानी कि इसे गलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 3422 डिग्री सेल्सियस। इसका मुख्य उपयोग क्या है? विद्युत बल्ब एवं कठोर धातुओं को काटने में। तो इसका उपयोग देखिए, आपने देखा होगा जो विद्युत बल्ब होते हैं, घरों में जो बल्ब लगे होते हैं उसमें जो एक वायर लगा रहता है अंदर, जिससे लाइट जलती है, जो यानी कि जो लाइट जलाता है, चमकता है, वो इसी का बना होता है, टंगस्टन धातु का।
तो वो तंतु टाइप का अंदर लगा होता है, आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं अभी भी। इसके अलावा कठोर धातुओं को काटने में भी इसका उपयोग होता है। भंडार की बात करें तो इसके भंडार कहाँ कहाँ हैं? कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तथा सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। देखिए इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। लेकिन अगर हम भंडार की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार इसके कर्नाटक में है, फिर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं चूना पत्थर। तो क्या है? लाइमस्टोन। इसे लाइमस्टोन हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं चूना पत्थर। ये देखिए आपने घरों में देखा होगा, पुताई के समय इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लोग जब तंबाकू खाते हैं तो उसमें भी चूना यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं, यह अत्यधिक अधात्विक खनिज है, यानी कि यह धातु नहीं है, अधातु है। यह सीमेंट निर्माण, इस्पात उद्योग और चीनी परिशोधन में उपयोग होता है, यानी कि सीमेंट के निर्माण में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसके सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। तो इसके जो भंडार हैं सबसे ज़्यादा हमारे देश में, वो कहाँ पर हैं? तो वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में है। वहीं उत्पादक राज्यों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो देखिए भंडार कहाँ पर है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। लेकिन उत्पादन कहाँ होता है ज़्यादा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब देखिए, अब बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है संसाधनों का संरक्षण। तो देखिए संसाधनों के संरक्षण को बात करते हैं हम। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से बनने का समय देना। यह करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन सीमित हैं और संपूर्ण हैं। संसाधनों को पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि वितरण विभिन्न भौतिक कारकों जैसे कि इलाके, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस में क्या क्या कहा गया है, हम उसे समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और भविष्य को देखकर उपयोग करना, यानी कि हम ये सोचकर करें कि हमारे आने वाले भविष्य में भी इन्हें उपलब्ध होना चाहिए, वही कहलाता है संसाधनों का संरक्षण, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी होती है वह भी इसका लाभ ले सके। तो वो कहलाता है संसाधनों का संरक्षण। अब देखिए क्यों करना है, अभी तो हमने जाना कि क्या होता है, क्यों करना है हमें संसाधनों का संरक्षण। तो इसलिए करना होता है क्योंकि ये सीमित है, यानी कि ये लिमिटेड है, ठीक है ना, ये लिमिटेड है। तो अगर हम इसका अत्यंत उपयोग करेंगे, अनलिमिटेड उपयोग करते जाएंगे तो ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे और दुनिया से पूरी तरह से ये खत्म हो जाएंगे। और अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इससे हमारे बहुत सारे जो जीवन कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, वो प्रभावित होंगे और हो सकता है कि हम जो हैं बहुत सारे कार्य ना कर पाए। तो इसलिए हमें संसाधनों को इस प्रकार उपयोग करना है कि उनकी जो निरंतरता है वो बनी रहे, उनको बनने का समय भी मिले, हम उन्हें धीरे धीरे उपयोग करें और उसका मितव्यता के साथ उपयोग करें। अब ये बात और आती है कि इनके संसाधनों का जो वितरण होता है वो एक समान नहीं होता है। मान लीजिए किसी स्थान पर कोई संसाधन अधिक है तो किसी संसाधन को दूसरे क्षेत्र में कम ही है। तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये उस क्षेत्र की जलवायु, ऊंचाई, भौगोलिक चीज़ों पर निर्भर करता है। अब देखिए संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि हम उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करें और उन्हें हम पुनः बनने के लिए समय दें, यही कहलाता है संरक्षण। भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को बनाए रखते हुए वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए संसाधन संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग व प्रबंधन है। संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और तर्कसंगत उपयोग दोनों शामिल है। देखिए संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और तर्कसंगत उपयोग, यहाँ पर यह कहा गया है कि संरक्षण जो होता है उसका मतलब ये है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तो करें ही और तर्कसंगत उपयोग करें, यानी कि फालतू में उपयोग ना करें। यदि हमें जरूरत है पेड़ काटने की तो ही हम काटें, अन्यथा हम ये कोशिश करें कि उसे लगा के रखा जाए और हम उसके अन्य कहीं और से विकल्प ढूंढकर हम अपना कार्य पूर्ण कर लें। तो हमें अनायास ही नहीं किसी वस्तु को उपयोग में लाना है या नष्ट करना है, क्योंकि ये सीमित हैं और बहुमूल्य संसाधन हैं, इसलिए हमें इनका उपयोग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा। संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वे कौन से उपाय हैं या तरीके हैं जिनको हम करके हम संरक्षण को, जो संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं? तो देखिए
पर्यावरण संसाधनों को एक सीमा में उपयोग करना चाहिए। तो जो पर्यावरण संसाधन है उन्हें हमें एक सीमा में ही उपयोग करना चाहिए, हमें उन्हें अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए कि हमारे पास अगर मान लीजिए अभी कोई वस्तु अधिक मात्रा में है तो हम उसे इस प्रकार उपयोग करें कि नहीं हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है तो हम इसका उपयोग करते जाएं और अंत में क्या हो कि वो समाप्त हो जाए। तो हमें भविष्य को देखते हुए उसका उपयोग करना है। वहीं बात करें हम पर्यावरण संसाधनों को व्यर्थ में उपयोग नहीं करना है, हमें अनायास ही उपयोग नहीं करना, जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं। हमें जब आवश्यकता हो तभी उपयोग करें, ऐसा नहीं कि हम उसे उपयोग करते रहे हैं जबकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार कई लोग घर की लाइट को जला के रखते हैं जबकि उन्हें उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास तो लाइट की पर्याप्त उपलब्धता है। या कोई और जो लोग होते हैं जो पानी का दुरुपयोग करते हैं, मान लीजिए कि नहीं लोगों के पास जो है जल की अपूर्णता है तो वो जो है उसका गलत प्रयोग करते हैं या उसका फालतू में वेस्ट करते हैं। पर्यावरण संसाधनों को बर्बाद और बेकार नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमें इन संसाधनों को बेकार बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें वनों को नहीं काटना चाहिए, तो हमें वनों को तभी काटना चाहिए जब हमें उनकी बिल्कुल नितांत आवश्यकता हो, अन्यथा हमें वनों को नहीं काटना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें व्यर्थ में पानी नहीं बहाना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन का समन्वय करने के लिए जीवन का समर्थन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां संसाधन तक पहुंच बनाए रख सकती हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हमें जो है पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव जाति जीवित रहे, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि मानव जाति जीवित रहे, क्योंकि अगर संसाधन होंगे तो मानव का जीवन संभव होगा, वरना कैसे संभव है। हमें यह पर्यावरण संसाधन विरासत में मिली है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हमें भी आगे वाली पीढ़ी को यह विरासत में देना है। यह सोचकर पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए हमें भी ये जो संसाधन मिले हैं ये विरासत में मिले हैं, कोई हमने नहीं बनाए हैं, तो इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम भी अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाली संतानों के लिए हम इसे बचा कर रखें और हम भी उन्हें विरासत के रूप में ये दे सकें। तो यह इसी सोच के साथ इनका संरक्षण किया जा सकता है। अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत, जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इन्हें क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेस। तो वे रिसोर्सेस जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। तो कैसे इनका उपयोग लंबे समय से हो रहा है, ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में है, और जो ये रिसोर्सेस हैं वो प्रकृति में एक लिमिटेड मतलब हैं, मतलब इनकी भंडार जो हैं वो सीमित हैं। ठीक है, जैसे उपले यानी कि अपने गोबर के कंडे जो कहे जाते हैं वे उपले कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत क्या कहलाते हैं, नॉन कन्वेंशनल, जो हाल ही में उपयोग में आए हैं, यानी कि जिनका उपयोग हमने आज से लगभग 50 साल पहले प्रारंभ किया है, 40 साल 10 साल पहले, तो वो कहलाते हैं हाल ही वाले, यानी कि गैर परंपरागत। और जो परंपरागत होते हैं वो हम उसका लगभग हजारों साल से या सैकड़ों साल से उपयोग कर रहे हैं, वो कहलाते हैं परंपरागत। तो देखिए क्या है, इन स्रोतों को प्रयोग करने का उपाय तथा तकनीकी पहले दोनों ही नहीं थे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। तो ये नए क्या है, नए संसाधन हैं और इनका जो उपयोग की तकनीक है वो अभी विकसित हुई है हाल ही के समय में। परंपरागत ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं। अब जो नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत हैं जिनका हम सदियों से उपयोग कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में है, ये प्रकृति में तय और सीमित मात्रा में है, ये गैर नवीकरणीय हैं, यानी कि हम इन्हें जो है पुनः नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है सीमित है, अगर एक बार समाप्त हो गए तो ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते हैं। पारंपरिक स्रोत कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये हम इनका अगर इसी तेजी के साथ उपयोग करते रहेंगे तो एक समय बाद ये पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इन स्रोतों से प्रदूषण होता है। इसके अलावा इसका जो एक खास विशेषता क्या है कि ये जो रिसोर्सेस हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं, किसमें, जल, वायु, थल प्रदूषण, यानी कि सही प्रकार के प्रदूषण। जैसे कि आपको उदाहरण के साथ हम बताते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम होता है, यानी कि पेट्रोल वगैरह होता है, जब इसका हम उपयोग करते हैं तो इसका जब हम उपयोग करते हैं तो इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। इसके अलावा लकड़ी वगैरह होती है, जब उनका उपयोग करते हैं तो ये भी जलाने के बाद जो है कार्बन की गैस निकलती है इनसे।
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इससे क्या होती है, पृथ्वी में जो है प्रभाव पड़ता है उसके जो संसाधनों पर और उसके जो है वातावरण पर, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक जो आपदाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। मुख्य रूप से ये स्रोत औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग होते हैं, और जो ये स्रोत हैं ये मुख्य रूप से औद्योगिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो है प्रयोग में आते हैं। मतलब कि आप देखेंगे कि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, जो भी बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पर इन संसाधनों का उपयोग बड़ी ही मात्रा में किया जाता है, और वहाँ से हानिकारक गैसें और कचरा भी बहुत मात्रा में निकलता है। ये बहुत ही महंगे होते हैं। तो ये जो है सामान्यतः महंगे होते हैं क्योंकि इन्हें हर बार खरीदना होता है, हर बार समाप्त होने के पश्चात। इनके उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हम अंत में इन्हें देख लेते हैं जो हमारे पास ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारे पास जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, परंपरागत स्रोत दिए गए हैं, गैर परंपरागत दिए गए हैं। अब परंपरागत में ऐसे स्रोत बताए गए हैं और अपरंपरागत स्रोतों में ऐसे स्रोत भी बताए गए हैं जिनका हम एक बार उपयोग करके इसे दोबारा जो है हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका हम एक बार उपयोग करके दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत भी दिए गए हैं। तो देखते हैं, देखते हैं। तो परंपरागत अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल यानी कि ऐसे स्रोत जिनका हम सदियों से प्रयोग करते आए हैं और जिन्हें हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब होते हैं। तो इनका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, उसके बाद अगर इसके भंडार समाप्त हो गए तो हम इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। वहीं परंपरागत स्रोत मतलब कि ऐसे स्रोत जिनका हम सदियों से उपयोग करते आए हैं और जो रिन्यूएबल है, यानी कि हम जिन्हें एक बार समाप्त होने के बाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, और लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अवशिष्ट, लकड़ी का चारकोल आदि इसके उदाहरण हैं। वहीं गैर परंपरागत की बात करें तो गैर परंपरागत कौन से स्रोत हैं, तो जैसे कि जिनका उपयोग हम हाल ही के समय में प्रारंभ किए हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। तो ज्वारीय ऊर्जा यानी कि जो हम जल के ज्वार भाटा से प्राप्त करते हैं, जैव ऊर्जा यानी कि जीवों के अपशिष्ट से, भूतापीय ऊर्जा यानी कि जो पृथ्वी का ताप होता है हम उससे प्राप्त करते हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा हाइड्रोजन गैस से, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि नाभिकीय रिएक्टर से, है ना, यूरेनियम जो होता है ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्कियों से, जलीय यानी कि जो हम डैम वगैरह जो पानी को रोक कर टरबाइन चलाकर प्राप्त करते हैं, वहीं सौर ऊर्जा यानी कि सोलर सेल या सोलर पावर, इस टाइप से। तो ये इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा यह लेसन यहीं समाप्त होता है। अगले लेसन में दोस्तों हम अभी तक के जो हमने 4 लेसन कंप्लीट किए हैं इससे संबंधित हम अपने जो है पुराने वर्षों में आए प्रश्नों को आपको दिखाएंगे और उनको जो है हम उनको विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों कोई भी आपका जो डाउट है, प्रश्न है, वो हमें आप बता सकते हैं कमेंट करके, और यदि आपको नोट्स चाहिए हों इसके तो आप हम उसे भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेसन में यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।